हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के पटवारी एग्जाम की तैयारी। पटवारी मॉडल पेपर सीरीज में आज मॉडल पेपर संख्या 5 होने वाला है। इससे पहले हम 4 मॉडल पेपर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो साथियों, इस मॉडल पेपर में हम इंडिया जी के, राजस्थान जी के, साइंस, हिंदी और कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है और इन सीरीज़ में आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपने जैसे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और जिन साथी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच सीमा रेखा बनाती है? क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत कुल 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा जो सीमा है किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। और जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों, ये किसके बीच बनाता है? कौन सी सीमा रेखा का नाम है? तो ये साथियों आपके भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। साथियों, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत व चीन के बीच कितनी सीमा बनती है, कितने किलोमीटर, तो 3488 किलोमीटर सीमा बनती है भारत और चीन के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बनती है? तो 3323 किलोमीटर। इसके बाद भारत व म्यांमार के बीच तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और भारत व नेपाल के बीच तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच बनती है? भारत व चीन के बीच। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तित्वों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। कारण आर दे रखा है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। कौन सा इसमें गलत और सही है, या कौन सा कथन किसकी पुष्टि करता है, आपको बताना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का? तो जो ऑप्शन बी है दोस्तों ये राइट होगा। ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की पुष्टि करता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। जंगल की आग, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कंफ्यूज करते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको पता है जंगल की आग किसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक नाम दे रखा है उसका। तो क्या हो जाएगा? जंगल की आग किसे कहा जाता है? पलाश को कहा जाता है। किसे? पलाश को। और पलाश का ही वैज्ञानिक नाम दोस्तों ऑप्शन में देख के बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जंगल की आग किसे कहा जाता है? पलाश को कहा जाता है और पलाश का ही वैज्ञानिक नाम है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? अभ्रक संसाधन क्या होगा? साथियों, एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे दोस्तों हमको भी मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास के लिए। तो क्या हो जाएगा? अभ्रक संसाधन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? जलीय प्राणी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा होगा? तो कौन सा है आपका? गंगा की डॉल्फिन। जो गंगा डॉल्फिन है दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी हो जाएगी इनमें से? तो कौन सी समिति है आपकी? प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं दोस्तों उनकी संख्या में वृद्धि करने की शक्ति
किस में निहित होती है? तो संसद में निहित होती है। संसद उसे बढ़ा सकती है। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि जो राज्यपाल निर्वाचित करने का जो प्रावधान था उसकी मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। इन कथनों में से कौन कौन से सही है आपको बताने हैं, कौन कौन से सही है। तो इस मूल योजना को क्यों छोड़ दिया गया था, इसमें दोस्तों एक, इसके बाद तीसरा और चौथा, ये कथन दोस्तों आपके राइट हो जाएंगे। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। मुख्यमंत्री से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, बिल्कुल सही। वह विधानसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। लेकिन जो पहला ऑप्शन दे रखा है वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, नहीं दोस्तों, ऑप्शन में ही दे रखा है वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो राज्यपाल द्वारा चयनित कैसे होगा? तो ऑप्शन ए इसका गलत है, तो ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करने वाली कौन सी याचिका हो जाएगी साथियों? तो कौन सी याचिका है? उत्प्रेषण की। कौन सी? उत्प्रेषण, याद रखना है। उत्प्रेषण जो याचिका है दोस्तों, वह अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। कहां से? बोगज कोई। अब बोगज कोई कहां है दोस्तों? तो आपको याद रखना है उत्तर मध्य तुर्की में एक गांव है बोगज कोई, जहां से दोस्तों ये अभिलेख मिला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावता के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो जो वैदिक देवता इंद्र हैं, इनको क्या क्या माना जाता था दोस्तों वैदिक काल में? तो क्या क्या माना जाता था? इनको झंझावत के देवता माना जाता था और वर्षा के देवता माना जाता था। तो 1 और 4 ही इसमें दोस्तों राइट होंगे। 1 और 4 कौन से? झंझावत के देवता और वर्षा के देवता। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह की सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। सही घटनाक्रम के अनुसार रखना है प्यारे साथियों। क्या होगा? तो सही घटनाक्रम सबसे पहले ऑप्शन में है दोस्तों आपके बंगाल का सिपाही विद्रोह। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। इसके बाद कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। इसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, तो ये कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1855 से 56 तक। और कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 33 तक। तो दोस्तों क्रम के अनुसार रखना है। क्रम के अनुसार क्या हो जाएगा? पहले में दोस्तों आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे ऑप्शन पे कौन सा आएगा? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। इसके बाद दोस्तों क्या आएगा? कच्छ का विद्रोह। और चौथे नंबर पर आएगा आपका कोल विद्रोह। चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? कोल विद्रोह। और 5वें नंबर पर आएगा आपका संथाल विद्रोह। ये इस सन को याद रख लेना, इस क्रम को याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपके हर क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन कवर होते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सबसे पहले तो साथियों ये जान ले कि वुड डिस्पैच क्या है।
वुड डिस्पैच। तो साथियों 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, कौन थे साथियों? चार्ल्स वुड। इनके द्वारा दोस्तों जो भारत के गवर्नर जनरल थे डलहौजी, इनको एक शैक्षिक प्रणाली से जुड़ा हुआ एक दस्तावेज भेजा गया था जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। और इसके अनुसार कौन कौन से कथन सत्य हैं इसके बताने हैं। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो इनमें से वुड डिस्पैच के अनुसार कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको बताने हैं। वुड डिस्पैच क्या है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, मैंने बता दिया क्या क्या था। एक शैक्षिक प्रणाली से जुड़ा हुआ दस्तावेज था। और वुड डिस्पैच के अनुसार दोस्तों पहला और दूसरा कथन आपका इसमें सही होगा, पहला और दूसरा ही इसमें सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? तो कौन सा था साथियों? द बंगाल गजट था। कौन सा था? द बंगाल गजट था। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों। यांत्रिक तरंग कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी? ध्वनि तरंगे जो हैं ये यांत्रिक तरंग होती है, ध्वनि तरंगे। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? भारी पानी पूछा जाए D2O। D2O भारी पानी कौन सा होता है? D2O सूत्र होता है D2O भारी पानी का। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? H.C. उरे द्वारा। किसके द्वारा? H.C. उरे द्वारा। जो परमाणु विखंडन होते हैं दोस्तों, इसमें मंदक के रूप में काम लिया जाता है आपका D2O। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो इसका आहार वहन के लिए कार्य होता है। किसके लिए? आहार वहन के लिए। दोस्तों पौधों में जल के वहन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए जल के वहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। कौन सा नहीं है? तो साथियों जो इंसुलिन है ये पादप हार्मोन नहीं है। कौन सा? इंसुलिन। मानव रक्त में शर्करा का जो नियंत्रण होता है वो इंसुलिन के द्वारा होता है और ये मानव हार्मोन होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, तो कौन सा हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए तो पराग कोश होगा। कौन सा होगा? पराग कोश। सी ऑप्शन राइट होगा। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीम के पेड़ के संदर्भ में कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो नीम के पेड़ के संबंध में दोस्तों ये जो तीनों ही कथन दे रखे हैं ये तीनों ही सत्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3। अगला है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है दोस्तों? मानवीय रोग जो विश्व के वृहत यानी सर्वाधिक क्षेत्र में फैलने वाला, आप सभी को पता है दोस्तों कौन सा आया था? कोरोना आया था। कोरोना महामारी यानी पेंडेमिक कहा जाता है प्यारे साथियों, पेंडेमिक। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या कहा जाता है? पेंडेमिक कहा जाता है। पेंडेमिक का अर्थ क्या होता है? महामारी होता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। मानव शरीर में उर्विका सबसे लंबी अस्थि है यानी फीमर। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो क्या हो जाएगा? कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको बताने हैं।
तो साथियों मानव शरीर में यानी उर्विका जिसे फीमर कहा जाता है, जांघ की जो हड्डी होती है ये सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे लंबी अस्थि होती है, बिल्कुल सही कथन दे रखा है। हैजा रोग जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी सही। एथलीट फुट जो है विषाणु के द्वारा नहीं होता है प्यारे साथियों, ये फंगस के द्वारा होता है। एथलीट फुट जो होता है, एथलीट फुट किसके द्वारा होता है, आपके फंगस के द्वारा होता है। यानी तीसरा कथन जो है ये गलत दे रखा है, 1 और 2 ही सही दे रखे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। एथलीट फुट रोग किसके द्वारा, फंगस के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है, कवक जनित, कवक जनित कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा होता है, गंजापन होता है। कौन सा होता है, गंजापन। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो परजीवी है इसका वाहक कौन होता है दोस्तों, इसका वाहक ये किसके द्वारा फैलता है, मच्छर द्वारा। किसके द्वारा, मच्छर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, आनुवंशिक रोग यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा, रंतोदी नहीं है। रंतोदी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है प्यारे साथियों, याद रखना है। आनुवंशिक कौन सा नहीं है, रंतोदी नहीं है। इसके बाद रंजकहीनता, वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये सभी आनुवंशिक रोग है, आपको याद रखना है। सिलिकोसिस एक है, सिलिकोसिस क्या है दोस्तों, कहाँ की बीमारी है सिलिकोसिस, तो सिलिकोसिस दोस्तों फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा था, राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। कौन सा, प्रतापगढ़। कब बना था, 26 जनवरी 2008 को बना था। और ये किस संभाग में है, तो ये आपके उदयपुर संभाग में है। प्रतापगढ़ जो जिला है ये उदयपुर संभाग में है। राजस्थान का 33वां जिला था प्रतापगढ़। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान रखता है, आपको बताना है। तो कितना रखता है, 10.41%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है, अंतः प्रवाह क्षेत्र तो किस भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में। कहां पे, उत्तर पूर्वी भाग में। राजस्थान के किस जिले में झरगा पर्वत है, झरगा पर्वत, तो झरगा पर्वत कहां है दोस्तों, उदयपुर में है आपके। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ लिया जाए आपसे साथियों तो आपको झालावाड़ करना है, झालावाड़। और स्थान पूछ लिया जाए तो माउंट आबू होगा। क्या होगा, माउंट आबू। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा, रेतीला धरातल होना। सर्वाधिक गर्म क्षेत्र भी यही है और सर्वाधिक शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंड पड़ने का कारण क्या होता है, रेतीला धरातल। बनास नदी पर कौन सा बांध है, बनास नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा, तो बिसलपुर बांध है। किस जिले में है, टोंक जिले में बिसलपुर बांध। किस नदी पर, बनास नदी पर। जवाई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है, नहीं होने वाला जिला है। ऑप्शन को ध्यान, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। लाभान्वित नहीं होने वाला जिला तो कौन सा नहीं होता है, आपका बाड़मेर नहीं होता है। कौन सा, बाड़मेर नहीं होता है। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है दोस्तों, तो तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। कौन से वृक्ष के, तेंदू के पत्तों से। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ नहीं है,
तो गंगानगर में नहीं है। कहाँ नहीं है? गंगानगर में। यदि कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल क्या क्या करता है दोस्तों? उस पर हस्ताक्षर कर देता है, उसे रोक सकता है, उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु संरक्षित कर सकता है, उसे पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। तो इनमें से क्या क्या कर सकता है दोस्तों? तो राज्यपाल दोस्तों ये चारों ही काम कर सकता है, चारों ही काम कर सकता है। निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? सबसे लंबे समय तक तो ज्योति बसु हो जाएगा। किस राज्य विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हैं? सर्वाधिक सीटें तो कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के उच्च न्यायालय की कौन सी मुख्य अधिकारिताएं हैं? तो कौन कौन सी है? रीट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और पर्यवेक्षीय अधिकारिता। तो 1, 2 और 3 तीनों ही राइट होंगे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो किसके द्वारा लगाया गया है? संविधान के 52वें संशोधन द्वारा। दल बदल के विरोध में दोस्तों अनुसूची भी है। कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं अनुसूची। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है दोस्तों? तो किसके साथ परामर्श किया जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए हैं। तो लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए सलाहकारी है। कैसे हैं? सलाहकारी। लोक नीति का अर्थ है, लोक नीति का अर्थ क्या होगा? तो जनता की मांगों एवं समस्याओं हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई नीति लोक नीति कहलाती है। पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो किसके? प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में। प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बाबर की सेना को तो कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में। पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया था वह था? पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और किसे बचाया था? उदय सिंह को। किसको? उदय सिंह द्वितीय को। उदय सिंह द्वितीय को, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया था? तो किस राग में गाया था? मांड राग में गाया था। किसमें? मांड राग में। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से निर्मित। तो तार से निर्मित कौन सा है साथियों? रावण हत्ता है। कौन सा है? रावण हत्ता। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनसे प्रचलन क्षेत्र में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है दोस्तों, जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा? पहले ऑप्शन में गिंदड़ नृत्य शेखावटी दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। डोल नृत्य दोस्तों जालोर में होता है, बिल्कुल सही। बम रसिया नृत्य बीकानेर दे रखा है, गलत होगा। बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का है। कहाँ का है? अलवर भरतपुर क्षेत्र का है आपका बम रसिया नृत्य। और डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत कला दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चार बेत कला दोस्तों कहाँ की हो जाएगी? आपके टोंक की हो जाएगी। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जो गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो है दोस्तों, ये किसके बारे में कथन है?
आपके गोगा जी के बारे में है। किसके बारे में? गोगा जी के बारे में, क्योंकि गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है होता है। और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ददरेवा चूरू में हुआ था। याद रखना है, स्थान पूछ लिया जाए तो ददरेवा होगा। ददरेवा चूरू में दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था। केला देवी मंदिर स्थित है। केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं साथियों? तो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और केला देवी का मंदिर करौली में है। यादव वंश की कुल देवी है दोस्तों, याद रखना है, यादव वंश की कुल देवी है आपके केला देवी। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? बैणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, सही दे रखा है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, बिल्कुल सही। मरु महोत्सव बाड़मेर, गलत होगा। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, जैसलमेर में। और गौतमेश्वर का मेला जो सिरोही में लगता है, बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। गलत युग्म बताना था, गलत सी है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? हिजरी सन का पहला महीना तो कौन सा होता है साथियों? मुहर्रम होता है। कौन सा होता है? मुहर्रम। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द का तो कौन सा हो जाएगा? अंतः दन निहित, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। आशातीत में कौन सा समास है? आशातीत तो तत्पुरुष समास है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो बहादुर में उपसर्ग नहीं है। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? उपनिषद में तो कौन सा बनेगा? औपनिषदिक। कौन सा बनेगा? औपनिषदिक, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी जो अर्थ है क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। क्या होगा? प्रशासन। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इस संदेश की व्यंजक उक्ति इनमें से है। तो क्या हो जाएगा? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ है। सिर फिर जाना, अहंकारी हो जाना। क्या होगा? अहंकारी हो जाना। अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा अशुद्ध वाक्य? तो असत्य बोलना उसकी आदत था, नहीं। असत्य बोलना उसकी आदत थी। शुद्ध वाक्य क्या होगा? आदत थी, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं है? तो किस में नहीं है? बी ऑप्शन में। त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य। पशु पांशु पण का सही क्रम अर्थ प्रकट करने वाला युग्म है, तो कौन सा होगा? पशु का अर्थ होता है जानवर, पांशु का अर्थ होता है रेत, और पण का अर्थ होता है मूल्य। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इंद्रियों से संबंधित है वह है, जो इंद्रियों से संबंधित होता है क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे इंद्रिय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो उत्कर्ष का विकर्ष दे रखा है, गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पत्थर का पर्यायवाची तो भूधर नहीं होगा। कौन सा? भूधर नहीं होगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग कौन करता है दोस्तों? सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? पहला प्रोग्रामर तो एडा लवलेस को माना जाता है। किसे माना जाता है? एडा लवलेस को। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को
ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की, तो क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। सीमोस होता है, सीमोस सीमोस क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या होता है? एक बैटरी चलित मेमोरी चिप होती है। क्या होता है? सीमोस बैटरी चलित मेमोरी चिप होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट। 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होते हैं? तो कितने होते हैं? 1024। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नॉर्टन नहीं है, नॉर्टन, डी ऑप्शन राइट होगा। जिसमें सभी नोड्स सीधे एक समान केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, यह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? इसे कौन सी टोपोलॉजी कहा जाता है? इसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? सबसे पुराना वेब ब्राउजर www, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? www। MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? टेक्स्ट की लाइन अथवा पेरा का चयन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फंक्शन कुंजी एक विंडोज के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं, इनमें से कौन सा डिफॉल्ट नहीं है? तो क्या होगा? F8, फंक्शन कुंजी F8। SMS का जनक किसे माना जाता है? SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? शॉर्ट मैसेज सर्विस। और इसका जनक किसे माना जाता है SMS का? तो ये माना जाता है मैटी मैकोनेन। किसे? मैटी मैकोनेन को माना जाता है। कंप्यूटर हैकर है, कंप्यूटर हैकर तो एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, कंप्यूटर हैकर कहलाता है। QR कोड किस उद्योग के लिए जापान में पहली बार डिजाइन किया गया था? जापान में पहली बार डिजाइन किया गया था क्या? QR कोड। और किस उद्योग के लिए? दूरसंचार उद्योग के लिए। किसके लिए? दूरसंचार उद्योग के लिए। किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तो दोस्तों ये थे आपके 85 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो सबसे पहले क्लास को लाइक करना, और ये सीरीज साथियों आपके एग्जाम तक चलने वाली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।